तो पीसीएम वालों को मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा दिया था। तो अब पीसीबी वालों के लिए थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी पीसीबी वाले हैं वो ध्यान से सुनना। उसके आगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमको बताता है कि जो हमारी एनर्जी होती है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे ना एक टर्म पढ़ते हैं पहले, जिसको हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड अ सिस्टम। किसी सिस्टम में टोटल अमाउंट एनर्जी जो प्रेजेंट होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी भी है, उसमें टोटल जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होंगी अगर हम उन सबको प्लस कर दें तो जो भी आंसर आएगा उसको इंटरनल एनर्जी बोला जाएगा। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी मैंने U1 मान ली, अब इसकी एक पर्टिकुलर स्टेट होगी, यानी कि इसके पास एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैंने क्या किया कि मुझे अगर स्टेट चेंज करनी है, तो हमने पढ़ा था अगर स्टेट चेंज करनी है किसी भी सिस्टम के लिए तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। आइदर अ वर्क, और सेकंड होता है हमारा हीट। यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए या तो हम उसको हीट कर देते हैं या उसमें कुछ वर्क करते हैं। तो मैंने क्या किया, U1 इंटरनल एनर्जी तो इनिशियल तो थी हमारे पास, मैंने कुछ Q अमाउंट की हीट इसको प्रोवाइड कर दी और इसमें कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क किया। तो Q अमाउंट ऑफ हीट मैंने इस सिस्टम को प्रोवाइड करी और इसमें कुछ वर्क भी किया। तो नई इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी, हमें पता है उसकी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा क्योंकि हमने उसको हीट भी दी है और उसमें वर्क डन भी किया है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या हो जाएगी, U2। तो फाइनल U1 प्लस Q प्लस W, ये आएगी हमारी फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो यहां से जब मैं U1 को उस साइड भेजूंगी तो कुछ इक्वेशन इस टाइप की बन जाती है। फाइनल माइनस इनिशियल इसी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैथमेटिकल एक इक्वेशन बन जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी पहले कुछ U1 है और उसमें तुम या तो उसको हीट दे देते हो या फिर उसमें कुछ वर्क डन कर देते हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कैसे आएगी, पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी वो, कितनी हीट दी उसको वो, प्लस कितना वर्क डन उस पे किया वो, उन सबको प्लस कर देंगे तो फाइनल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। यानी कि जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है वो यूज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, या फिर वो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद, अब ये पीसीएम पीसीबी दोनों के लिए है, ठीक है, जो अभी वाला है। हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक किसी भी रिएक्शन को करने की जो प्रोसेस होती है, मेनली हम अभी उसको टू टाइप की पढ़ेंगे। प्रोसेसेस वैसे मैंने 5 करवाई थी, आइसोथर्मल करवाई थी, आइसोबारिक करवाई थी, आइसोकोरिक करवाई थी, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस मैंने करवाई थी। ठीक है, वो तो हमारा था कि जब हमारी रिएक्शन हो रही होगी वो कंडीशन के बेसिस पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेसेस कौन सी हैं तुम्हारी, कि वो प्रोसीड कैसे करेंगी। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं जब वो प्रोसीड करेंगी तो वो कैसे प्रोसीड करेंगी। तो पहली टाइप की प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेस होती हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि रिवर्सिबल उन रिएक्शंस को बोलते हैं जो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब है कि अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बना सकती है। और इरिवर्सिबल हम उनको बोलते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो वैसा ही है, लेकिन हल्का सा इसमें चेंज है।
रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहले मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाती हूँ। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? हमारे नेचर में जितनी भी प्रोसेस चल रही है, हमारे आसपास, हमारे नेचर में, और जितनी भी हम रिएक्शंस खुद से करवाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, वो सारी प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट कर रहे हो, तो हीट करने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप उसमें से हीट रिलीज करवा रहे हो तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ चेंज करने पर उसके जो अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग जो हमारे फंक्शन है, अगर उसमें चेंज आ जाएगा तो उसको इरिवर्सिबल बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास एक बॉल है जो कि एक रबर की बॉल है। हमें पता है इस बॉल को अगर हम प्रेस करेंगे तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? एक बॉल है, ये रबर की बॉल है। ठीक है? जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा जब हम इसमें एक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो। इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा जब हम इसको प्रेशराइज करेंगे ऐसे। इस डायरेक्शन में अगर प्रेशर लगाया जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है? वही अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास सिंपल एक ग्लास वाटर है, इस पानी को अगर मैं बॉईल कर दूं तो बॉईल करने पर मुझे पता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें एक सडन चेंज करने पर उसके ये जो मेजरिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजों में चेंज आ जाता है। ऐसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगी? रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम चेंज तो करते हैं, जैसे मैंने वॉल्यूम में चेंज तो करूंगी, लेकिन उससे किसी भी मेजरिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? रिवर्सिबल ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज तो होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन इन सब की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आने वाला है। यानी कि मैं वॉल्यूम तो यहाँ पर इसमें प्रेशर तो लगाऊंगी इस बॉल के ऊपर। अगर मैं इसका एग्जांपल रिवर्सिबल में देखूं तो प्रेशर तो इस बॉल पे अभी भी लगेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल हो, ये हमारे रियल लाइफ में देखने के लिए बहुत कम मिलती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा मिलती है हमको। हमें पता है प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे किसी सिस्टम पे तो उसका वॉल्यूम घटता है। अगर किसी टेम्परेचर पे किसी एक पर्टिकुलर मैटर को किसी एक टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? तो रिवर्सिबल ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं, किसी भी स्टेप में कोई चेंज करते हैं, तो उससे बाकी जो मेजरिंग फैक्टर्स होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इनमें कोई फर्क नहीं आता, उनको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे ऑब्टेन करी जा सकती है? अगर जो हम चेंज कर रहे हैं वो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करें। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चेंज करें तो टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो स्मॉल चेंज होना चाहिए। वो चेंज जो भी आप चेंज कर रहे हो वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन पे कुछ फर्क ही ना पड़े। उसको रिवर्सिबल बोला जाता है। ठीक है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस कि जिसमें चेंज इतना स्मॉल किया जाता है कि अगल बगल वाले मेजरिंग प्रॉपर्टीज को पता ही नहीं चलता है कि कुछ चेंज भी हुआ है। यानी कि तुमने प्रेशर तो अप्लाई किया लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लगा कि वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सडन चेंज तो किया जाए लेकिन वो चेंज इतना स्मॉल हो कि प्रॉपर्टीज पे कुछ फर्क ही ना पड़े, उसको रिवर्सिबल बोला जाता है। और जिसमें फर्क पड़ जाता है, जिसमें नॉर्मल लाइफ में हम इन रिएक्शंस को देखते हैं, इनको इरिवर्सिबल बोलते हैं। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास तुम नीचे छोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है? और दोबारा नहीं जुड़ सकता है, तो वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कब बनेगा? तुम कांच के ग्लास को नीचे छोड़ दो, ठीक है, वो टूट जाए और उसके बाद अपने आप से, तुमसे नहीं, अपने आप से खुद से भी जुड़ जाए, उसको रिवर्सिबल तब बोला जाएगा। ठीक है? तो हमें पता है हमारे रियल लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती हैं ये नहीं होती हैं। तो रिवर्सिबल क्या है? एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है, एक आइडियल कंडीशन पे ही एग्जिस्ट करेगी रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल तो हर जगह है। ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ पे मैं मार्कर से लिख रही हूँ तो ये जो कलर है ये सारा बोर्ड पे आ जा रहा है। ठीक है? दिस इज इरिवर्सिबल।
तो वैसे ही अगर मैं कोई चेंज इतना स्मॉल करूं जिससे इस इंक का इस बोर्ड के ऊपर कुछ पता ही ना लगे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही हल्के से ऐसे डॉट लगाना पड़ेगा, भले ही ये भी पता लग रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज शुड बी देयर टू ऑब्टेन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेसेस हमारी टू टाइप्स की होती है। पहली रिवर्सिबल, जो किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिवर्स हो सकती है, और दूसरी जो रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ ली थी। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में सबसे पहली जो मैंने प्रोसेस बताई थी आपको, वो थी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल? आइसो मीन्स कांस्टेंट, thermal means temperature. So those reactions or those processes in which the temperature remains constant, यानी कि change in temperature is equals to zero, is called isothermal process. अभी जस्ट पहले मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाई। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें जो चेंज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि किसी मेजरिंग प्रॉपर्टी में उसका फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको मैंने बोला रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो अब मुझे वर्क डन पढ़ना है। वो वर्क डन क्या है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। तुम्हारे पास एक पिस्टन है, पिस्टन यानी कि तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इसमें एक ये पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल पिस्टन है। ये पिस्टन क्या है? मूव कर सकता है, यानी कि अगर इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये मूव कर सकता है। इसके अंदर मैंने गैस को फिल किया है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्सिबल वर्ड यूज कर रही हूं, तो ये गैस कैसा प्रेशर लगा रही होगी? इनफाइनाइटली मैनी स्मॉल प्रेशर लगा रही होगी इस पिस्टन के ऊपर। अगर वो प्रेशर बहुत ज्यादा कम है तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो भी बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है? वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन दिखाएगी। अब हमें पता है ऐसी कोई गैस है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला रियल लाइफ में तो हम सारी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ही देखते हैं। तो ऐसी गैस बहुत मुश्किल से मिलेगी, या फिर वो एक आइडियल कंडीशन होगी, इसीलिए मैंने आइडियल गैस लिखा है वहां पे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इन आइडियल गैस। अब इसमें वर्क डन जब अभी मैं बढ़ा रही थी, तो वर्क डन मैंने कैसे समझाया था? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्क, जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है यहाँ पर जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी, इस कंटेनर पे भी प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर? द प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं, तो ए जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऐसे जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आ गई प्रेशर इंटू एरिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया। इंटू, अगर ये गैस जो है ये प्रेशर लगा रही है इस पिस्टन के ऊपर, तो मैंने बोला था ये पिस्टन मूवेबल है, ये क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करके मान लो ये जो हमारा पिस्टन है ये इस पोजीशन पे आ गया, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है। तो यहाँ पर ये पिस्टन था, ये मूव होके इस पोजीशन पे आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट ds, या इसी को मैं बोल सकती हूँ इतना हाइट इंक्रीज हो गया, इतना h लिख दिया मैंने इसको। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है गैस का? h के बराबर। h मतलब हाइट। तो ds की जगह मैं h लिख सकती हूँ, जितनी गैस मेरी एक्सपेंड हुई उतनी। अब ये जो कंटेनर है ये एक रेक्टेंगुलर कंटेनर मैंने लिया है, तो एरिया फॉर रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट से आया था। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा कि यहां पर हो क्या रहा है, जो हमारी गैस है वो कुछ वर्क डन कर रही है। तो कोई सिस्टम जब वर्क डन खुद से करता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। जैसे आप लोग अपना काम जब खुद से करेंगे
जैसे कि अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हो तो आपका पेन खर्च होगा, वहीं अगर आपका होमवर्क कोई और आपको करके दे तो पेन उसका खर्च होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि गैस अगर वर्क डन खुद कर रही है तो उसकी खुद की एनर्जी लॉस होगी। क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है तो वर्क को यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वर्क डन जो है वो गैस खुद कर रही है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी हमारी गैस एक्सपेंड करती है तो वो वर्क डन करती है और उस वर्क को नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये वर्क की वैल्यू आ गई। आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। रिवर्सिबल का मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो गैस है वो प्रेशर लगा के इस पिस्टन को यहां से यहां पहुंचा देगी। आइडियल गैस का मतलब क्या है? आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन दिखाती है, और रियल लाइफ में ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब जो रियल गैसेस होती हैं वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन नहीं दिखाती है, रियल लाइफ में हमेशा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दिखाया जाता है, तो इसीलिए आइडियल गैस लिखा है। अब क्योंकि वो गैस वर्क डन कर रही है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। ये फोर्स के प्रेशर के फॉर्मूले से आया, फोर्स और एरिया का रिलेशन। डीएस इज डिस्प्लेसमेंट। तो गैस ने कितना एक्सपेंड किया? एच हाइट तक एक्सपेंड किया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एच। नाउ एरिया इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया इंटू हाइट यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। और माइनस साइन का मतलब यह है कि गैस इज एक्सपेंडिंग एंड वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ पे। अब हेडिंग में समझा देती हूँ। हेडिंग क्या है? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर तुम्हारा चेंज नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल, चेंज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। एक्सपेंशन, गैस को एक्सपेंड करवाना है। ऑफ आइडियल गैस, ये गैस कैसी होगी? आइडियल गैस होगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम दी फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला भी बताया, माइनस पी डेल्टा वी लिख दो, या फिर चेंज इन वॉल्यूम को मैंने डीवी भी लिख दिया यहाँ पे, आप डेल्टा वी भी लिख सकते। माइनस पी डीवी ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ठीक है, अब यहां पर मुझे करना क्या है? इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेट करूंगी। इंटीग्रेट करने के लिए वर्क डन कितना है? अब देखो रिवर्सिबल लिखा हुआ है तो चेंज अगर स्मॉल हो रहा है तो वर्क डन भी तो स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू लिखा मैंने यहाँ पे, स्मॉल वर्क डन। चेंज स्मॉल हो रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी। अब करना क्या है? क्योंकि मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, माइनस अपने आप रहता है बाहर, इंटीग्रेशन का साइन जो प्रेशर है। ठीक है, चेंज कौन हो रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है? V1 से V2 चेंज हो रहा है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो V1 से, यहाँ पे डीवी लिखा है ना, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा होगा? V1 से कुछ V2 चेंज हो रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको पता नहीं है। अब इंटीग्रेट तो इसको कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है वही उसी टाइप का फंक्शन यहाँ भी होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे वॉल्यूम का ही कोई फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर का है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हमने आइडियल गैस लिया है यहाँ पे, तो आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ये कहती है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस into volume of an ideal gas is equals to number of moles in the ideal gas into R is the gas constant, T is the temperature। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होती है? इस इक्वेशन को कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन में से मैं इस प्रेशर की वैल्यू निकालूंगी। अगर मुझे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो प्रेशर की वैल्यू यहां से क्या आएगी? P इज इक्वल्स टू N अपॉन V
इंटू आर इंटू टी, एन आर टी अपॉन में वी। अब यहाँ पे पी तो हमारा प्रेशर होता है, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर होता है। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स, वन मोल को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, वो एक फिक्स्ड नंबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। आर क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट। अगर ये गैस कांस्टेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, इसकी एक वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज द वैल्यू फॉर गैस कांस्टेंट आर। क्योंकि मैंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस ली है तो टेम्परेचर इज ऑल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन पढ़ रही हूँ, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन क्या कहता है, जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। तो पहले वो जो इक्वेशन थी मेरी, इक्वेशन क्या थी मेरी वर्क डन वाली, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2, यहाँ पे था प्रेशर, यहाँ पे था तुम्हारा डीवी। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर वाला टर्म है, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने पुटिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ऊपर की इक्वेशन से मैंने क्या किया, प्रेशर को पुट कर दिया। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस V1 से V2, प्रेशर की वैल्यू क्या है, N अपॉन में V R इंटू टी डीवी। चलिए आगे बढ़े। तो प्रेशर की वैल्यू को हमने पुट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि यहाँ से W बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इक्वल्स टू, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नेगेटिव तो पहले से बाहर ही था। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट होता है, टी तुम्हारा टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल है तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो एनआरटी पूरा कांस्टेंट है और बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन रहेगा, V1 से V2 है तो लिमिट्स तो वहीं रहेंगी, एन बाहर चला गया, आर बाहर चले गया, टी बाहर चला गया, अपॉन में से V बचा, तो 1 अपॉन V डीवी बचेगा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, जो मैथ्स वाले होंगे उनको पता भी होगा, कि अगर इंटीग्रेशन किया जाता है 1 अपॉन एक्स डीएक्स का, तो उसका आंसर लॉग एक्स आता है। या मैथ्स में शायद अभी तुमने 11th में पढ़ा ना हो, लेकिन फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और एक्स के ही टर्म में तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना है, तो उसका आंसर लॉग एक्स आता है। अब ये जो मैं प्रोसेस लिख रही हूँ, ये जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ये कैसी है, हमारी केमिकल एक इक्वेशन है। तो वहां पर हम मैथमेटिकल लॉ को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। जैसे ये तो मैथ्स का बताया ना मैंने कि ये मैथ्स का फॉर्मूला है। मैथ्स में चीजें क्या रहती है, एग्जैक्ट रहती है। जैसे 2+2 4 ही होगा, ठीक है। तो वहां तो हम मैथमेटिकल लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में ये केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर तुम मैथमेटिकल लॉग को डायरेक्टली नहीं लगाओगे, तुम यहाँ पे नेचुरल लॉग लगाते हो। पहले पहले नेचुरल लॉग लगेगा यहाँ पे। वर्क डन बराबर -NRT अपनी जगह पे है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्योंकि मैंने लगा दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन अब हट जाएगा, ब्रैकेट आएगा। 1 अपॉन वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ वी। जैसे यहाँ पे लॉग एक्स आया था, यहाँ पे लॉग वी आना चाहिए था। लॉग को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, पहले नेचुरल लॉग लगाते हैं, तो लॉन वी, ये आंसर आ गया इसका। अभी मैंने लिमिट्स सॉल्व नहीं करी है। लिमिट्स क्या है, V1 से V2 है लिमिट्स, V1 से V2 लिमिट्स वैसे के वैसे। नेक्स्ट, लॉग का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो उसको मैं लिख सकती हूँ log m अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है किसका, log का, कि अगर कोई फंक्शन लिखा है इन द फॉर्म ऑफ log m माइनस log n, तो उसको log m अपॉन n लिख सकते हैं। दूसरा,
जैसे यहाँ पे लिमिट्स लिखी गई है, तो लिमिट्स को सॉल्व करते कैसे हैं वो ध्यान से देखना। वर्क डन मैंने लिखा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, ये तो कांस्टेंट, ये तो पहले से ही बाहर थे। लिमिट्स कैसे सॉल्व करी जाती है, इस v की जगह, लॉन तो एक फंक्शन है, v की जगह पहले अपर लिमिट लिखनी है, अपर लिमिट मतलब v2, उसके बाद माइनस का साइन लगाना है और सेम लिखना है, लॉन लिखना है, अब नीचे वाली लोअर लिमिट लिखनी है। ऐसे तुम्हारी लिमिट सॉल्व करी जाती है। इस फंक्शन में पहले v2 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद v1 लिखेंगे, तो इक्वेशन बन गई लॉन v2 माइनस लॉन v1। जैसे कि यहाँ पे बना ना log m माइनस log n, तो ये नेचुरल लॉग है, log m माइनस log n उसी टर्म में ये कन्वर्ट हो चुकी है। इससे आगे बढ़ते हैं, पहले नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है नोट। ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसके आगे क्या करेंगे, मैंने बोला ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, log m माइनस log n वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, इसको क्या लिखूंगी, लॉन v2 अपॉन v1, ऐसे लिख सकते हैं। अब आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉग है। वैल्यूज हमें मैथमेटिकल लॉग की पता होती है, जो हम वैल्यूज याद करते हैं वो मैथमेटिकल लॉग की वैल्यूज होती है। तो अगर आपको नेचुरल लॉग को मैथमेटिकल लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रिलेशन है कि अगर नेचुरल लॉग से लॉग मैथमेटिकल लॉग में तुमको जाना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और वो तुम्हारा मैथमेटिकल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इस लॉग को, नेचुरल लॉग को मुझे मैथमेटिकल लॉग में लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2.303, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, यहाँ पे अब लॉग आ जाएगा क्योंकि इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, v2 अपॉन v1, आ गई तुम्हारी फाइनल इक्वेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन in isothermal reversible expansion of an ideal gas, which is work done is equals to minus 2.303 nRT log V2 upon V1। चलिए, तो ये हुआ तुम्हारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। तो पहले ना एमसीक्यू इस टॉपिक से यही आता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स अबाउट डैश। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में समझाता है। उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यानी कि किसी सिस्टम की अगर स्टेट तुमको चेंज करनी है तो या तो उसको हीट देनी पड़ेगी या तो उससे वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है, या उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये हमने पढ़ लिया। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कब टेम्परेचर पे चेंज नहीं आएगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल में यही तो पढ़ा था हमने कि इतना स्मॉल चेंज होता है कि तुम्हारे प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।